अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। थैंक यू। आपकी अदालत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चलाएंगे एक ऐसी शख्सियत पर जिन्होंने पिछले 50 साल से देश की राजनीति का हर रंग देखा है। देश के सबसे अनुभवी, सबसे सीनियर नेताओं में से एक ऐसे नेता जिन्होंने न जाने कितनों को कुर्सी पर बिठाया, न जाने कितनों को कुर्सी से उतारा। प्लीज वेलकम देश के सबसे सीनियर नेताओं में से एक, गुलाम नबी आजाद। और आपकी अदालत में आज़ाद साहब के लिए जज का चुनाव करना मुश्किल था। इतना लंबा अनुभव, 50 साल का पॉलिटिकल करियर। मैं आमंत्रित कर रहा हूं राजनीति के एक अनुभवी नेता, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर, आज के जज दिनेश त्रिवेदी को। और इससे पहले कि आपकी अदालत में इल्जामात, सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज दिनेश त्रिवेदी की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत। और इससे पहले कि आज़ाद साहब पर आप पर इल्ज़ाम लगे, एक नज़र डालेंगे गुलाम नबी आज़ाद के पॉलिटिकल करियर पर। गुलाम नबी आजाद देश के सबसे सीनियर पॉलिटिकल लीडर्स में से एक हैं। गुलाम नबी आजाद ने 50 साल पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी। कश्मीर में कांग्रेस के ब्लॉक लेवल सेक्रेटरी के रूप में काम शुरू करने वाले गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में कई स्टेट लेवल पोजीशंस पर रहे। नेशनल लेवल पर इनकी पहचान बनी जब ये यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट बने। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन पर सबसे ज्यादा साल तक काम करने का रिकॉर्ड बनाया। करीब 35 साल तक गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड और वर्किंग कमेटी के मेंबर रहे। ये वो वक्त था जब ज्यादातर टाइम केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। गुलाम नबी आजाद 1982 से 2014 तक कांग्रेस की जो भी सरकार बनी उसमें मिनिस्टर रहे। गुलाम नबी आजाद उन गिने चुने नेताओं में से हैं जिन्हें पार्टी के चार प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की सरकारों में मंत्री बनाया गया। गुलाम नबी आजाद 2005 से 2008 के दौरान जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे। इन्होंने 7 साल राज्यसभा में विरोधी दल के नेता की जिम्मेदारी भी संभाली। फिर अगस्त 2022 में गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद आजकल चर्चा में हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी आजाद को लेकर। संजय गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के करीबी रहे गुलाम नबी आजाद आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का यह खास मुकदमा गुलाम नबी आजाद पर। आपकी अदालत में पहला इल्जाम। आपकी अदालत में देश के सबसे सीनियर लीडर्स में से एक गुलाम नबी आजाद पर इल्जाम है कि ये बेवफा निकले। आजाद साहब, जब से आपकी किताब आई है, कांग्रेस के आपके पुरानी साथी कह रहे हैं कि किस्सा ये क्या हो गया, ए दोस्तू बेवफा हो गया। कोई कह रहा है वफा जिनसे की बेवफा हो गए। और कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने आपके लिए एक शेर अर्ज किया है, गम इस बात का नहीं कि ये बेवफा हो गया, अफसोस इस बात का है क्या था क्या हो गया।
जो कहते हैं कि क्या से क्या हो गया, वही तो जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, क्या से क्या हो गया। और मैं बेवफा नहीं हूँ, बल्कि बावफा हूँ। बेवफा तो वो हैं कि जिनको सब कुछ नज़र भी आ रहा है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं है लीडरशिप को कहने कि सब कुछ बर्बाद हो चुका। वो बेवफा है जो अपने लीडर को धोखा दे, अपनी पार्टी को धोखा दें और उनको ये कहें, ये न कहने की जुर्रत हो और हिम्मत हो कि पार्टी तबाह बर्बाद हो गई है। ये पार्टी जो हिंदुस्तान की 34-35 स्टेटों में राज करती थी, पार्लियामेंट में एक वक्त 414 सीटें ली, वो 2 इलेक्शनों में 50-55 सीटें नहीं ले सकती हैं और लीडर अपोजिशन नहीं बना सकती हैं। वो बेवफा है, वो धोखा दे रहे हैं अपनी पार्टी को। सब कुछ जान के भी लीडर को कहते हैं, हिम्मत नहीं है कि तुम गलत कर रहे हो। उनको आज़ाद साहब आपसे इस बात की शिकायत नहीं है कि आप कांग्रेस से लोग हो गए। उनका कहना यह है कि तुम राहुल को न चाहो तो कोई बात नहीं, मोदी को चाहोगे तो मुश्किल होगी। न हम मोदी जी को चाहते हैं और न हम राहुल जी को न चाहते हैं। सवाल गर्लफ्रेंड का नहीं है, बॉयफ्रेंड का नहीं है। सवाल हिंदुस्तान की राजनीति का है कि कौन सा कैप्टन इसको डुबाने की कोशिश कर रहा है और कौन सा कैप्टन इसको किनारे पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। वहाँ मैं उसका धर्म नहीं देखूंगा, उसकी शक्ल नहीं देखूंगा, उसका काम देखूंगा। इंदिरा गांधी थी, हाँ चलाते थे, राजीव गांधी थे, चलाते थे, नेहरू थे, चलाते थे, अपने देश को भी चलाते थे, दुनिया को भी चलाते थे। मिसेस गांधी को तो प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका नहीं मिला, लेकिन पीछे से वो भी चलाती थी। लेकिन आज क्या बात कि पार्टी नहीं चलती। सिर्फ गाली देने से इंसान लीडर नहीं बनता। गाली देना भी राजनीति में सोफिस्टिकेटेड गाली चलती है, लेकिन स्ट्रीट लैंग्वेज नहीं चलती है। और वो भी कभी हुआ 24 घंटे नींद से उठ के आप किसी को गाली दोगे, सोने से पहले फिर गाली दोगे, इससे न देश बनेगी, न दुनिया बनेगी, न कोई पावर में आ सकता। आप कह रहे हैं कि राहुल जी शिप को डुबा रहे हैं और मोदी जी चला रहे हैं। इस वक्त तो वही हो रहा है। अब कैप्टन बनने के लिए अगर मोदी साहब 24/7 काम करते हैं तो उनको 24 मिनट्स भी तो काम करना पड़ेगा ना। 24 मिनट्स भी काम नहीं करोगे तो आप कैसे प्रधानमंत्री बनोगे। मेरी पूरी सहानुभूति राहुल गांधी के साथ, मैंने उनके बाप के साथ भी मंत्री रहा हूं और पार्टी में भी रहा उनके बाप के साथ। मैं उनकी दादी के साथ भी 32 साल की उम्र में मंत्री बना। उससे पहले यूथ कांग्रेस में 28-29 साल की उम्र में मैंने इंदिरा गांधी के साथ काम किया। वो 20 घंटे काम करती थी। राजीव गांधी 20 घंटे काम करते थे। ये 20 मिनट क्यों नहीं करते? तो उन्होंने 20-20 घंटे किया तो प्रधानमंत्री बने। ये 20 मिनट में ही काम करके ही प्रधानमंत्री बनना चाहते तो नहीं है पॉसिबल। मैंने 20-20 घंटे काम किया। मैं आज भी 70+ हूँ, मैं 18 घंटे आज भी काम करता हूँ। नई पार्टी बनाई है, मैं 2 बजे तक बैठता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, सुबह फिर 6 बजे शुरू कर देता हूँ। जब आप ऐसी बातें कहते हैं ना, वो कहते हैं कि इनकी पार्टी का नाम आज़ाद है, ये सिर्फ नाम के आज़ाद हैं, किताब का नाम आज़ाद रख लिया, लेकिन मोदी को गुलाम हो गए हैं। मैं गुलाम किसी का नहीं हूँ। ये सोचना ही गुलाम, ये सोचना ही कि किसी अच्छे को अच्छा कहना और बुरे को बुरा कहना, यही गुरूर की और गुलामी की निशानी। उनका कहना है कि ये जो किताब है ये आज़ाद साहब ने नहीं लिखी, ये मोदी जी ने लिखी है, और ये किताब लिखी गई है कांग्रेस को डिमोलिश करने के लिए, उनका कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का सपना पूरा करने के लिए। 2 चीज़ है। एक तो बड़ी खुशी की बात, अगर मोदी ने लिखी है तो कांग्रेस की तारीफ कर रहा है, फ्रीडम फाइटर्स की तारीफ कर रहा है, नेहरू की तारीफ कर रहा है, इंदिरा गांधी की तारीफ कर रहा है। उस बुक में
राजीव गांधी की तारीफ कर रहा, सोनिया गांधी की तारीफ कर रहा। बहुत अच्छी बात है अगर मोदी ऐसा सोचते हैं और उनने लिखी है, तब तो उनको बहुत खुश होना चाहिए। फिर उनको गिला है कि मोदी ने उनकी तारीफ क्यों नहीं की। उनको तो अब खुश होना चाहिए, उनके नाना दादी और बाप की तारीफ करता है। दूसरी बात, वो अपने कार्य से और न काम करने से वो मोदी जी को स्ट्रांग कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं। मैं तो मोदी जी को कमजोर करने के लिए कहता था कि कांग्रेस में परिवर्तन लाओ, ब्लॉक लेवल पे इलेक्शन करो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इलेक्शन करो, स्टेट लेवल पे इलेक्शन करो, वर्किंग कमेटी पे इलेक्शन करो। यहां तो 26 साल से इलेक्शन ही नहीं हुए। अभी तो हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे इतने सीनियर लीडर कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। नेशनल प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले ब्लॉक का इलेक्शन होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन होना चाहिए, स्टेट का इलेक्शन होना चाहिए, और वो लोग चुनेंगे। ब्लॉक का तो इलेक्शन किया नहीं, डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन नहीं किया, सीधे नेशनल प्रेसिडेंट का किया और वोटर लिस्ट के बगैर ही किया। कुछ को तो वोटर लिस्ट इलेक्शन खत्म होने तक नहीं देते, और कोई वोटर लिस्ट उस दिन फोन पे बताते हो ये कुछ तो हुआ, खड़गे जी अध्यक्ष कुछ भी नहीं हुआ। ये फिर पार्टी तो वो चलाएंगे ना। पार्टी किससे? पार्टी तो वो चलाते नहीं। अगर काश वो पार्टी चलाते तो बहुत अच्छा होता। वो भी पूछते हैं हमें बेचारे कि हमारे अच्छे मित्र हैं तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो उनका डाउनग्रेड करो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 26 साल से आप वर्किंग कमेटी, उसका इलेक्शन कब हुआ? 26 साल पहले, 97 में, पिछली सेंचुरी में, कलकत्ता सीताराम केसरी। 26 साल से हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इलेक्टेड वर्किंग कमेटी को प्रेसिडेंट हटा नहीं सकता, क्योंकि इलेक्टेड है। लेकिन इनको हर दूसरे दिन चेंज करना पड़ता है प्रेसिडेंट। इसने अगर कोई ज्यादा बोला, इसको हटा दो, उसकी जगह दूसरा लाओ। इसने जरा लेटर, गुलाम नबी आजाद जैसे आदमी ने लेटर लिखा, उसको हटाओ तो दूसरा बनाओ। तो ये कहां की डेमोक्रेसी है? तो कांग्रेस बनेगी कहां? तो इलेक्शन वर्किंग कमेटी का भी नहीं हुआ। और दूसरी बात, दुनिया के लिए इस आपके चैनल के द्वारा करोड़ों लोग देखते हैं, विधानसभा की 70% टिकटें तुम गलत आदमियों को देते हो। विधानसभा में भी, पार्लियामेंट में भी इलेक्शन टिकट बांटने वाली कमेटी जो है, इसको चेंज करो। वो करो जो आज राजनीति में एक्टिव है, जो आज कहेगा कि तमिलनाडु में ये काम करता है, ये नहीं करता है, ये सक्रिय है, ये नहीं है। जो बंगाल में कहेगा कि ये सक्रिय नहीं है ये। लेकिन जो 15 साल पहले खुद ही रिटायर हुआ राजनीति से और 26 साल पहले की बात करने वाला, वो टिकट बिछाएगा, तो आपको 40 सीटें नहीं आएंगी तो क्या आएंगी? और फिर भी आप मोदी से मुकाबला करना चाहते हो। तो इसमें मैं कांग्रेस को धोखा दे रहे हैं कि वो धोखा दे रहे हैं? कांग्रेस को वो कमजोर कर रहे हैं कि मैं कमजोर कर रहा हूं? जो कहता ठीक करो, तो ठीक करने वाला बेवफा हो गया, भगोड़ा हो गया। और जो अंदर बैठ के तुम कांग्रेस को खत्म कर रहे हो, वो ठीक है। सब जानते हैं कि वर्किंग कमेटी का, इलेक्शन कमेटी का कोई मतलब नहीं है। ये सब राहुल जी तय कर देते हैं किसको टिकट देनी, किसको लड़ाना है, किसको बनाना है। हाँ, तो उसी से तो तबाही बर्बादी होगी, उसी से तो 40 सीटें पर पहुंच गए। अगर वर्किंग कमेटी डिसाइड करी, जो फील्ड में काम करते हैं वो अच्छे आपको नाम देंगे। लेकिन अगर एक आदमी दिल्ली बैठकर, जिसको पता ही नहीं है, वो टिकट देगा, तो 40 सीटें, कभी 20 भी आ जाएंगी। अब देखिए, दिग्विजय सिंह तो आपकी उम्र के हैं, उतने ही अनुभवी हैं कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस को डिमोलिश करना चाहते हैं, हमने तो उनकी नई पार्टी को डिमोलिश कर दिया। अंदर बैठकर वो भी यही कहते हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी बड़ी कमजोर है उनकी। मेरी पूरी है। जब हमारे साथ बैठते हैं वो कहते हैं इस आदमी ने डुबो लिया। लेकिन इतने गट्स नहीं है हमारी तरह कि हम कह रहे हैं आप डुबो रहे। जब मेरे साथ 1 घंटा बैठेंगे कि डुबो रहे हैं, हमको भी जाना चाहिए था, लेकिन हिम्मत भी तो होनी चाहिए। वो तो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे उनके साथ। चलने से क्या हुआ? कि चलने से जो छवि थी पप्पू की, वो बदल के एक तपस्वी की हो गई। मैं उस नाम पर नहीं जाता हूं, क्योंकि बहुत अच्छी फैमिली के है। तो बड़ा बुरा लगता है कि जिस फैमिली के साथ हमारी इतनी एसोसिएशन हो,
उसकी निंदा करें, लेकिन हमने अंदर बैठकर जितना हमसे प्रयास हो सकता है वो किया। सुना नहीं। सुना नहीं। अब इसमें क्या है, या तो कोने में चुप करके बैठ जाओ, या एसिडिटी हो जाए। एसिडिटी टेंशन से होती है ना। हम जब ये कहते हैं ये हो सकता लेकिन कोई आदमी करता नहीं है, या आपको देखिए, सिंसियरली पार्टी चलानी है। मैं मुद्दे बताता हूं। मुद्दा है मोदी चोर है, अडानी चोर। मुझे कोई तकलीफ नहीं, मुझे कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन एक दफा कहोगे ना आप, 2 दफा कहोगे, 4 दफा, 10 दफा, कि 9 साल कहोगे। 9 साल कौन इंसान इस देश में है जो एक ही मुद्दा कहेगा, उसके बगैर कुछ कहेगा नहीं? अरे हमारी करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे, इनके पास कोई जॉब नहीं है। ये प्रॉब्लम है आजाद साहब। वो कहते हैं सारे मोदी चोर हैं, आप एक भी मोदी को चोर नहीं कहते। वो कहें, मैंने कब कहा? आप क्यों नहीं कहते? लेकिन 9 साल तो नहीं कह सकते ना। इस देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं। 130 करोड़ की 10,000 करोड़ समस्याएं हैं, तो आपको 2 ही समस्याएं क्यों नजर आ रही? और वो आपकी समस्या है, वो अनएम्प्लॉयड यूथ की समस्या नहीं है, वो जिसकी क्या कहते हैं महंगाई है, वो उनका समस्या नहीं तो है। ये बात आपने उनको कही सामने मुंह पर? हम लोगों ने वर्किंग कमेटी में ये चीज पूछे कि आपका ये मुद्दा गलत है, और जो भी उनको कहेगा ये आपका मुद्दा गलत है, कहा तो मोदी के साथ हो। तो हम क्या ऐसे आदमी का क्या करोगे? आप किसी को सलाह दोगे और कहोगे नहीं आप मेरे दुश्मन से मिले हो, तो आप ठीक कैसे होगे? तो आप मोदी जी आपके लिए पार्लियामेंट में रोएं, सिसकिया बन जाएं, 12 मिनट आपकी तारीफ करें, तो ये तो कहा ही जाएगा कि आप मोदी से मिले हुए हैं। मैं दुआ करता हूं कि राहुल जी भी इस तरह का कोई काम करे कि इसके लिए मोदी जी रोएं। पहले आपको लगता था मोदी जी क्रूड हैं, बीवी बच्चे नहीं हैं, किसी की परवाह नहीं करते, लेकिन फिर आपका थिंकिंग बदली। देखो, मोदी जी को मैं 90 से जानता। जब ये जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के, मैं भी जनरल सेक्रेटरी, नेशनल जनरल, अटल जी के ज़माने में, तब हमारा एनकाउंटर होता था। जैसे आज आपने बुलाया तो कभी वो सामने है, उनसे सवाल ये, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। फिर हम दोनों चीफ मिनिस्टर रहे, वो भी चीफ मिनिस्टर थे जम्मू, वो अपने स्टेट के, मैं अपने, तब संबंध रहे, लेकिन मैं इतने नज़दीक से नहीं जानता। फिर 7 साल में लीडर पोजीशन रहा, वो 7 साल प्रधानमंत्री, वो अभी भी प्रधानमंत्री, लेकिन ज़्यादा मिलना जुलना। लेकिन मीटिंग हर सेशन में 2-3 मीटिंगें होती थी, उनमें उनका लिसनर बड़े थे, सुनते बैठते हैं सबकी भाषा। लेकिन मैं सोचता था बड़ा क्रूड है कई चीज़ों में। 7 साल मैंने इनके खिलाफ बहुत बोला एज लीडर अपोजिशन, आमने सामने, जैसे हम आमने सामने हैं, आमने सामने विरोध करना बड़ा मुश्किल होता। तो 1 घंटा मैं हर भाषण में इनके आमने सामने कहता था आपकी ये पॉलिसी गलत है, ये पॉलिसी गलत है, ये है, ये अपना बेड़ा गर्क किया, ये किया। जो अच्छा भी करता था मैंने कभी नहीं बताया कि आपने अच्छा किया, शायद मेरी गलती थी, वरना राहुल गांधी मुझे पहले से ही कहते हैं कि ये बीजेपी वाले हैं। लेकिन जब मेरा पार्लियामेंट से रिटायरमेंट हो गया, मेरी अवधि खत्म होगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वो भी मोदी जी की वजह से, वरना मैं अभी पार्लियामेंट में होता, तो उन्होंने मेरा नुकसान भी किया, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर से चुन के आता था, वहाँ की विधानसभा राज्यसभा भेजती, तो वो विधानसभा उन्होंने भंग की है 4-5 साल से, 5-6 साल से, वहाँ गवर्नर रूल है, तो विधानसभा ही नहीं थी, तो मुझे कौन चुनता? तो ये आपकी बेवफाई का सबूत है। तो ये नाराजगी मेरी थी, और उस गवर्नर रूल को हटा के विधानसभा करने की भी मेरी बड़ी कोशिश थी ताकि हम पार्लियामेंट में आए। तो मेरा गुस्सा तो बराबर उन पर जारी था, उनका गुस्सा भी स्वाभाविक होना चाहिए था कि मैं 7 साल उनका विरोध किया। लेकिन जब उन्होंने भाषण किया, अलविदाई भाषण, तो मेरा दृष्टिकोण बदल गया कि ये आदमी क्रूड हो सकता है, इसकी और हमारी विचारधारा मिलती नहीं है,
शायद इनकी विचारधारा से देश में नुकसान हो रहा, लेकिन जब उन्होंने भाषण शुरू किया तो मुझे मोदी जी का दूसरा चेहरा भी नजर आया, एक स्टेट्समैन का। प्राइम मिनिस्टर कई चीजें गलती करता है, ये नहीं मैं कहूंगा, मैंने अपने बुक में भी लिखी है क्या क्या गलतियां उनमें, लेकिन ये कहना कि मेहनत नहीं करता है वो कहना बेवकूफ़ी होगा। इट्स ए वेरी हार्ड वर्क। लेकिन जिस तरह से वो रोए और एक ऐसे दृश्य को दोबारा मेरे सामने लाया जिसमें वो भी रोए और मैं भी रोया। उसने क्यों रोया? असली ये मेरी जुदाई थी नहीं थी या कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का मामला नहीं था, एक इंसानियत पर हुई। क्योंकि जब मैं मुख्यमंत्री था तो गुजरात की एक बस, गुजराती पैसेंजर लेकर टूरिस्ट बस कश्मीर आई थी और सुबह सुबह ही मुझे सीआईडी ने बताया ये गुजरात की पैसेंजर की बस थी और उस पर हमला हो गया ग्रेनेड से और कुछ लोग मर गए और कुछ लोग जख्मी हैं। तो मेरे पास जो कपड़े उस वक्त में तैयार, नाश्ता मैंने किया था, सीधे पहुंच गया, साइड पे पहुंचा। मैंने लाशें देखी, मैंने टुकड़े देखे, मैंने बच्चे रोते। अब सब जब जाओगे तो चीफ मिनिस्टर आए तो वो बच्चे मेरे टांगों में, हमारा बाप मर गया, हमारी माँ मर गई, उनकी फैमिली मेंबर। तो मैं बेबाहर रोया जोर से, चिल्लाते चिल्लाते। इसी बीच मोदी जी गुजरात चीफ मिनिस्टर थे, उनका फोन आया। तो शाम को जब मैं अलविदा करना एयरपोर्ट पे गया, सी ऑफ करने गया इन डेड बॉडीज को, तो जहाज में फिर पकड़ लिया इन लोगों ने। गाली नहीं दी थी, पकड़े और रोए मेरे टांगे पकड़ पकड़ कर, औरतें भी और बच्चे भी। मैं फिर रोया, फिर मैं सीएम का फोन आया तो मैंने रोते रोते ही उनसे बात की। तो वो जो यहाँ नेशनल लेवल पे थोड़ा आया, लेकिन गुजरात में उसको बहुत लोगों ने दिखाया हमें रोते रोते, क्योंकि वो मरने वाले गुजरात के लोग थे। गुजरात के थे। और वो जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि लोग गुजरात के थे और चीफ मिनिस्टर रो रहा जैसे इनके परिवार का कोई आदमी मर रहा, तो इसलिए मैं सैल्यूट करता हूं। तो वो चौक हो गए। और फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर के बाद मैं बोला, मैं सबसे लास्ट में बोला जब बहुत सभी लीडर बोले, सभी नेता, तो मैं भी उसी दृश्य को बयान कर रहा था तो मैं खुद चौक हो गया। तो उस एक वाक़ा को बयान करने पर प्राइम मिनिस्टर भी रोए, मैं भी रोया। और मुझे अफसोस है कि उस चीज को ये पॉलिटिकल करते हैं। इन्होंने तो पूछा भी नहीं एक दफा, आप चीफ मिनिस्टर हो तो कौन मरा गुजरात का, कैसे मरा, आज तक नहीं पूछा। ये तो उसका मतलब ये निकाल रहे हैं कि इनकी वफादारी मोदी जी से है। राहुल गांधी को लोकसभा की मेंबरशिप गई, 2 दिन के अंदर उनसे मकान खाली करवा लिया। आज़ाद साहब 2 साल से एमपी नहीं हैं, वो अपने मकान में रह रहे हैं। यूक्रेन जाएं जरा, 4 साल बैठें उन बंदूकों के बीच में, जैसे हम पंजाब गए थे या कश्मीर में गए थे, और उनकी जानें बचाएं। उधर से आके मोदी अपना बंगला खाली करके उनको दे देगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठो स्कर्शा। हम इतनी ये 16 दफ़ा मिलिटेंटों के अटैक से एज चीफ मिनिस्टर बचे हैं, 25-26 दफ़ा एज जनरल सेक्रेटरी पंजाब में बचे हैं, 40 दफ़ा बचे हैं। तो उसको कौन प्राइम मिनिस्टर मकान नहीं देगा? और मैं मकान का किराया देता हूँ, मकान का भी, बिजली का भी, पानी का, मुफ्त नहीं रखता हूँ। नहीं, देखिए, आप पर जितना खतरा है उसको मैं जानता हूँ, उसके हिसाब से आपको मकान देना गलत नहीं है। वो कह रहे हैं कि इनसे क्यों खाली करवाया? अब इनसे इन पर भी खतरा है, अब जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब 24 घंटे गालियां दोगे तो वो भी तो जरा खुजली करेंगे। कांग्रेस छोड़ने वाले आप अकेले नहीं हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने छोड़ा, उनका फायदा हुआ, वो मुख्यमंत्री बन गए। मिस्टर सिंधिया कैबिनेट मिनिस्टर बने। कैबिनेट मिनिस्टर बने। बहुत सारे, 1 दर्जन 2 दर्जन के करीब लोग। और ये तो वो लोग थे, सिंधिया जी का खास तौर पर हम इनको देखते थे पार्लियामेंट में, साफ दिखता था वही सबसे ज्यादा हंसी मजाक करते थे राहुल गांधी से, हर वक्त उनसे बातें करते रहते। दूसरे हमारे यूपी के एक्स यूनियन मिनिस्टर, वो भी इनके क्लोज थे। जितिन प्रसाद ना, जितिन प्रसाद भी क्लोज थे, वो बीजेपी के मंत्री हैं।
दूसरी सुष्मिता थी, उसको भी एमपी बनाया था, वो भी इनकी हम उम्र है, इनकी छोटी उम्र, महिला कांग्रेस की नेशनल प्रेसिडेंट, वो चली गई टीएमसी में एमपी बन गई। तो इनके तो सब यूथ वाले ही छोड़ के जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इनके स्वभाव से। हिमंता की कहानी तो हमने सुनी है, वो मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, मुझसे बात नहीं की। हेमंता की तो कहानी मैंने इसमें लिखी है, क्योंकि मिसेस गांधी ने मेरे को ही भेजा था यहाँ कि देखो बहुमत हेमंता का है, या तब मैं लीडर पोस्ट था, श्रीनगर से मुझे बुलाया कि यहाँ विवाद हो रहा है। उसने वोट ऑफ हेमंता ने सीएम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया, तो आप करो इसका इलेक्शन करो। तो मैंने ही अपने घर में, दिल्ली के घर में हेमंता को बुलाया, उसके साथ 45 एमएलए थे, सीएम को बुलाया, उसके साथ 7 एमएलए थे। और मिसेस गांधी ने कहा कि जागो, इसकी जिसके पास 45 उसको चुनो लीडर। मैं जा रहा था सुबह, शाम को राहुल गांधी का फोन आया कि आप नहीं जा रहे हैं, सुबह मुझे मिलिए। सुबह मिलने गया तो सीएम उनके पास बैठा था, तो कहा नहीं यही चलेगा। तो मैंने कहा हेमंता के पास मेजॉरिटी, इनके पास 7 है, उनके पास 45 है, वो भाग जाएगा। कहा भागने दो, मैं नॉर्थ ईस्ट का वो इंचार्ज है, तो फिर क्या हुआ, तो भागना है तो भाग गया। तो आज क्यों रो रहे हैं? उसने पूरे 8 स्टेट एंड ली नॉर्थ ईस्ट की, जिनका वो इंचार्ज था। तो फिर भी कहते हैं कि कांग्रेस का भला काम कर रहे हैं। कांग्रेस से भला काम कर रहे हैं कि मोदी साहब का काम कर रहे हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ क्या हुआ? वो तो मुख्यमंत्री थे। वो भी है, वो भी इसमें लिखा है, और वो भी वर्किंग कमेटी में उठाया मैं। अब पूरी वर्किंग कमेटी की बताऊंगा नहीं, थोड़ा बताऊंगा। थोड़ा ही बता दीजिए, लेकिन सच बता दीजिए। सच नहीं, मैं तो सच के, मैं तो गांधीवादी हूं उस मामले में, सच के मामले में। मैंने वर्किंग कमेटी उसके बाद बेड़ा गर्क होने के बाद जब बुलाई, तो मैंने बताया सबसे पहले ये उस मुजरिम को पेश करो जिसने ये पंजाब डुबो दिया। 4 महीने पहले इलेक्शन से कौन बेवकूफ आदमी चीफ मिनिस्टर को चेंज करता है? हमें तो 6ठी क्लास में गांव में पढ़ाया था, मिड स्ट्रीम घोड़े नहीं बदलते। मिड स्ट्रीम घोड़े बदले गए तो बह जाओगे। कोई घोड़ा बड़ा अच्छा आ गया था ना, नवजोत सिंह सिद्धू। हाँ, ये वाकई है, इतना बड़ा घोड़ा मैंने देखा नहीं जो पैसेंजर को लेके खुद ही डूब जाए। मैंने आज तक हिंदुस्तान के 138 साल के न पढ़ा है और 50 साल से देखा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट नवजोत सिद्धू इलेक्शन तकरीरों में कहता है ये जो चीफ मिनिस्टर झूठ बोल रहा है, या आपसे प्रॉमिस जो कर रहा है गलत कर रहा है, क्योंकि जिसने जीत के ही नहीं आना, ये चोर है। इतना ही नहीं, उनकी बेटी भी इलेक्शन कैंपेन कर रही है पार्टी की कि हमारा चीफ मिनिस्टर चोर है। तो कौन गधा वोट देगा उस पार्टी को जिसका पार्टी प्रेसिडेंट वो और उसकी बेटी प्रचार करे कि हमारा चीफ मिनिस्टर चोर है, हमारी पार्टी का चीफ मिनिस्टर चोर है? तो वोट क्यों लोग देते? तो जिसको सिलेक्शन करने वाला ऐसे प्रेसिडेंट आदमी का, वो बीजेपी की मदद कर रहा है कि मैं कर रहा हूं? वो मोदी जी की मदद कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं। अब सुना है कि राजस्थान में बगावत होने वाले सचिन पायलट काफी वक्त से उबल रहे हैं। अब देखें, मैं तो चाहता हूं कांग्रेस जिंदा रहे, लेकिन कैप्टन खुद ही चाहता है शिप डूब जाए, तो मैं कैसे बचाऊं? कैप्टन चाहता है कि जल्दी और जहां ज्यादा टर्बुलेंट है उसमें ले जाओ, यहां डूब नहीं रहा कम वक्त। अभी आधा 90% डूबा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ नजर आ रहा है, उधर टर्बुलेंट पानी में ले जाओ, जल्दी डूब जाए। एक शायर ने कहा ना कि मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो भी तो पानी था, ये तो रेत में डूब रहा है।
आज़ाद साहब वो कहते हैं कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, तो कभी आप भी जाएंगे उस दुकान के ऊपर? हमारी आदत शुरू से बचपन से खुद कमाने की है, दूसरों को खिलाने की, कमा के। हम किसी का हराम का नहीं खाते, किसी का भीख मांग के नहीं खाते। वो भीख मांग के खाते हैं, तारीफ करो, जूता पॉलिश करो और दे दो पोजीशन, और हमारा विरोध करो, मोदी का विरोध करो। हमारे विरोध और मोदी से विरोध में पावर में आ जाते हैं, तो गॉड ब्लेस देम, आई विश देम वेल। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्ज़ाम और सवाल का है। सोनिया जी से आपकी रिलेशनशिप थी, उसको देख करके मुझे मजनू सुल्तानपुरी की वो लाइनें याद आ रही हैं। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में आज गुनहगारों की तरह। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं हिंदुस्तान के सबसे सीनियर मोस्ट नेताओं में से एक गुलाम नबी आज़ाद। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद पर इल्जाम है कि ये एहसान फरामोश हैं। आज़ाद साहब, कांग्रेस से लोग आज कह रहे हैं कि 50 साल में कांग्रेस ने आपने को क्या नहीं दिया। यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया, रिकॉर्ड टाइम जनरल सेक्रेटरी बनाया, पार्लियामेंट्री बोर्ड में आप रहे। जब जब कांग्रेस की सरकारें आई, 4 प्रधानमंत्रियों ने आपको मिनिस्टर बनाया और आपने छोड़ दिया, पीठ में छुरा घोंप दिया। राजनीति में एक चीज कहते हैं, यू हैव टू अर्न। तो गुलाम नबी आजाद ने हल जोता है, बीज डाला है, गर्मी में भी, सर्दी में भी, बर्फ में भी, जून के महीने में, जनवरी के महीने में, और खेती की। गुलाम नबी आजाद ने 2 रोटी खाई, दिल्ली में बैठे होने ने 10 रोटी खाई, जो खेत में गए भी नहीं। तो गुलाम नबी आजाद की उस खेती से जिनको ज्यादा फायदा हुआ, उनका तो बताते नहीं। तो ये राहुल गांधी जी करके देखेंगे ना, सब स्टेटें आएंगी, मोदी जी कहीं दिखाई नहीं देंगे। अब सोनिया जी, जब मैं 8 स्टेटों में से 7 स्टेटें जिता के नहीं लाएंगे तो किसको मंत्री बनाएंगे? वहां ऐसे भी मंत्री हैं जिन्होंने स्टेट ही आज तक देखी नहीं है। और मैं खुद ही बड़ा सिंपल पोर्टफोलियो लेता था जिसमें कोई पैसे का लेन देन नहीं हो। सोनिया जी से आपकी रिलेशनशिप थी, उसको देख करके मुझे मजनू सुल्तानपुरी की वो लाइनें याद आ रही हैं। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में आज गुनहगारों की तरह। देखिए, हमारे जो आदर है, रिस्पेक्ट है, मेरे ख्याल में उनको भी होगा, उनको भी पछतावा होगा, हमें भी पछतावा है। लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, इसमें खाली राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है, इसमें और भी जिम्मेदार हैं। हमने उनका उल्लेख किया कि कौन डुबाने आए हैं, तो हम ही को कहा कि आप गलत बोल रहे हैं, वो ठीक है। तो डुबाने के लिए जो गए हैं वहां, वो डूब रहे हैं, तुम डूब जाओ। तो इतना सब हो रहा था, सोनिया जी ने इंटरव्यू नहीं किया? आपने उनसे नहीं, वो बात कहते हैं हाँ, वो मानते थे हाँ डुबाने वाले हमें मालूम है, लेकिन फिर भी उन्हीं पे भरोसा करते थे। हमारे सामने उसके खिलाफ बोलते थे, उन डुबाने वालों के, ये डुबो देंगे, लेकिन भरोसा चलाते थे, फिर भी किश्ती उन्हीं से। तो जब डूबना ही चाहोगे आप, तो हम कैसे आपकी नैया पार कर सकते हैं? सर, हमने सुना है बागबानी आपका पहला प्यार है और आप उसमें काफ़ी समय बिताते हैं। मेरा गार्डन में, दिल्ली के ही गार्डन में तकरीबन 30-35 किस्म के फूल होते हैं और हेड गार्डनर में खुद हूँ। कोविड में भी मैं नंबर 1 था, कोई कंपटीटर ही नहीं था। अब कई सालों से मैं कंपटीशन नहीं करता हूँ कि बेचारा कोई दूसरा भी जीत जाए, वरना हम ही जीतते जाएं। तो दैट इज। आप अपने शौक पूरा करने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं, 8-8 घंटे खुरपियाँ चलाते हैं गार्डन में। तो राहुल जी विदेश जाने का शौक पूरा करते हैं, उससे क्यों लोगों को प्रॉब्लम होती है? नहीं, देखो, बहुत अच्छी बात आपने की। मैं तो कहता हूं कि वो अपने शौक, जिंदगी के जितने हैं और भी शौक हैं, अच्छे इंसान, हर इंसान को जिसको शौक नहीं है बेकार आदमी है,
वो शौक करो, इसको क्यों डुबा रहे हो जिसका शौक नहीं है? जिस चीज का शौक नहीं है। ये तो उनका एक मिशन है, मोदी जी से लड़ाई लड़नी है। जो आपको कहते हैं 7 साल एलओपी थे, ठीक से नहीं लड़े, सारी लड़ाई उनको लड़नी पड़ती थी। ऐसी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं कि जिससे मोदी साहब, बीजेपी वाले सुबह से शाम तक आरती उतारे इनका कि ये रहे। ये बात आपने ठीक पकड़ी है। अब इतनी कहूंगे तो फिर तो कहेंगे ये आरएसएस है। अभी तक कहता है। आपको इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है कि जो नए ज़माने की कैंपेन है, जिसमें फेसबुक है, जिसमें ट्विटर है, सोशल मीडिया है, उस पर क्यों इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? हाँ, ये आज से मेरा सोच नहीं है, 87-88 की बात है, जब मैं जनरल सेक्रेटरी था पार्टी का। मैं सैम पेट्रोडा को तब नहीं जानता था। वो साइंस और टेक्नोलॉजी में अमेरिका में काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। राजीव गांधी ने अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बोला, मैं गया तो कहा ये सैम पेट्रोडा हैं, अमेरिका में काम करते हैं, तो एक नई चीज़ तुम्हें दिखाऊं। मैं दिखाओ कंप्यूटर। मैंने कंप्यूटर नहीं देखा था, किसी ने नहीं देखा था हिंदुस्तान में। मेरी कुलीग्स में भी आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी द कंप्यूटर। तो कहा ये कंप्यूटर है, तो इसका क्या काम है? तो कहा इसमें सब नाम है, तुम पूरे कांग्रेसियों को ब्लॉक, तुम ये जो घूमते हो पंजाब गांव गांव जाते हो, उधर गांव गांव जाते हैं, कोई गांव की जाने की। राजीव गांधी ने कहा तुम यहाँ कंप्यूटर से ही उनको ये सब कर दो। तो मैंने कहा धन्यवाद। तो मैंने उनको सैम पेट्रोडा को, बेचारा अमेरिका जाइए, हमारे प्राइम मिनिस्टर को खराब मत करिए, हैं? अच्छा भला प्राइम मिनिस्टर है, ये तमाशे दिखा के इसको खराब करो। ये हिंदुस्तान है, ये अमेरिका नहीं है कि जहां अमेरिकन प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़े टेलीविजन पर। यहाँ गांव गांव जाना पड़ता है, घर घर जाना पड़ता है, चाय पीना पड़ता है, खाट पे अब बैठना। जमाना बदल गया आजाद साहब, आप पुराने जमाने के आदमी हैं। नहीं नहीं, वही जमाना है। मोदी जी पुराने जमाने के आदमी हैं, हुकूमत कर रहे हैं। ये नए जमाने के आदमी हैं, 40 सीटें लेते हैं। सिर्फ आपको ये समझना है कि आप अमेरिकन सिटीजन है या हिंदुस्तानी सिटीजन है। हिंदुस्तानी सिटीजन है तो हिंदुस्तान के हिसाब से जाओ। जनता से जरूर सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल जी और प्रियंका जी को आपने बचपन से देखा है, तो दोनों में से आपके हिसाब से कौन सा नेचुरल लीडर है? मेरा काम नहीं है, मैंने तो बच्चों की तरफ उनको देखा है जी। और प्रियंका को तो मैं बेटी की तरफ मानता हूँ और बेटी कहता हाँ हूँ, जी। इसलिए मैंने कभी उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कहा। जी। और राहुल गांधी के खिलाफ मैं नहीं हूँ। राजीव गांधी जी का बेटा है, ठीक है, हम चाहते हैं स्वस्थ रहे, आगे बढ़े। मुझे सिर्फ उनसे एक ही रोष है, जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उस चीज को क्यों पकड़ के रखो। राजनीति इंदिरा गांधी 24/7 थे, राजीव गांधी 24/7 थे, नेहरू 24/7 थे, लेकिन ये तो 24 मिनट भी नहीं है। और मोदी जी 26/7 है, 2 घंटे वो कहीं और से। तो एक सुपरसोनिक गिरा दो, मैं खुश हूंगा। मैं बीजेपी आइडियोलॉजी का नहीं है, लेकिन वो तो F-16 है और अब आप रिक्शा भी नहीं हो। तो जो आपके बस का नहीं है उसको छोड़ दो, किसी जिसके बस का है उसको दे दो, लेकिन चलाना भी खुद ही है और हिम्मत भी नहीं है। ये लालच जो होती बुरी बला। तो राहुल जी से मेरी निवेदन है, भगवान उनको लंबी आयु दे दे, सेहत दे दे, लेकिन ये आपके बस का नहीं है। मैं इतने साल मिनिस्टर रहा, इंदिरा गांधी से लेकर, मैंने कहा भाई ये फाइनेंस मेरे कॉमर्स मेरे बस का नहीं, मुझे नहीं देना। मुझे सोशल सेक्टर में हेल्थ है, एजुकेशन है, बाकी चीजें मैंने पढ़।
तो आदमी को इतना ट्रुथफुल तो होना चाहिए। तो आपने कभी उनसे कहा नहीं तुमसे ना हो पाएगा, छोड़ो। जो उनको कहे तुमसे हो नहीं पाएगा, वो तुम प्रो मोदी हो इसलिए कह रहे हो मुझको। उनका सिर्फ शब्द है ये गलत कर रहे हो, अच्छा तुम प्रो मोदी हो। इसलिए मीडिया क्वेश्चन पूछेगा तुम प्रो मोदी हो। अरे मीडिया का काम, मुझे मिले 4-5 मीडिया वाले कि हमने सवाल पूछा, हाँ तुम मोदी के भेजे हुए। अरे आप इतने सवाल पूछते, मीडिया का काम तो है ही ऑकवर्ड सवाल। तो वो आपसे प्यार थोड़ी करेगा। मीडिया वाले का पेपर या टेलीविजन तब चलेगा जब आपको ऑकवर्ड पहुंचेगा, सवाल पूछेगा। और लीडर का काम है ऑकवर्ड निकलना। वो आपको परोस के देगा कि अब मैं ये सवाल पूछूंगा, ये जवाब दूंगा, वो नहीं चलेगा। 1-2 दफा चला वो, अब रोज रोज तो नहीं चलेगा। रोज रोज तो अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से वो जवाब देना पड़ेगा ना। वो मीडिया को भी चाहते हैं कि उनकी चॉइस का, और किसी ने इनकन्वीनियंट सवाल पूछा तो मोदी का हूं, मोदी को हूं। तो मोदी जी ये जैसे नहीं हुए भगवान हुए। अरे मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, वो नहीं तुम्हें छेड़ते हैं। अब जब आप नहीं, अब ये बात नहीं, मोदी जी खूब छेड़ते हैं इन्हें। सवाल है ये 24 घंटे वो एक टक मारते हैं ना तुम। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में गुलाम नबी आजाद पर सवालात और इल्जामात का है। लेकिन प्रियंका गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में आने में इतनी देर क्यों लगी? फैमिली का ही फैसला था कि बेटी को नहीं लाना है, सिर्फ बेटे को ही लाना है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक गुलाम नबी आजाद पर। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद पर इल्जाम है कि इनकी बातों में विरोधाभास है। आजाद साहब, आपकी किताब मैंने देखी। जैसे आप कहते हैं ना कि जो लोग हैं वो उतनी मेहनत नहीं करते, राहुल जी उतनी मेहनत नहीं करते, वो गांव में नहीं जाते, अगर वो करते तो शायद बेहतर होता। लेकिन आप ही तो नेहरू गांधी परिवार के लोगों को घर घर से बुला बुला के इलेक्शन लड़वाते थे। आपने अपनी किताब में जिक्र किया है 1999 में मई में सोनिया गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बनना चाहती थी, 6 महीने इंतजार करना चाहती थी, आपने ही परसुएट करके बनाया। हर परिस्थिति में किसी न किसी का उपयोग होता है, और हर आदमी का हर सभी तक उपयोग नहीं रहता। जैसे हकीकत है कि सबसे पहले सोनिया गांधी को, सबसे पहले मैं ही राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के बारे में ही हमारी चर्चा हुई थी, उनको राजनीति में लाने की। ये कोइंसिडेंस है कि उनकी मिसेस को लाने का भी हमारे वक्त में ही शुरू हुआ, क्योंकि केसरी जी के वक्त में जब 98 का इलेक्शन हुआ तो मैंने इनको कहा कि भाई कैंपेन के लिए, अब केसरी जी तो बेचारे कैंपेन वाले थे नहीं। मैं सुना आपने कैंपेन करनी नहीं दिया उन्हें। नहीं, ऐसा नहीं। और उसी इलेक्शन से सोनिया जी को प्रोजेक्ट किया ना, वो चेयरमैन थे कैंपेन कमेटी के, मैं कन्वीनर था, और चेयरमैन बाय वर्चू ऑफ प्रेसिडेंट थे, लेकिन बेचारे साधारण, वो स्पीकर भी अच्छे नहीं थे और कहीं ज़्यादा जाते नहीं थे, ओल्ड थे। तो मैंने उनसे कहा भाई अगर सोनिया जी से प्रचार कराएं तो क्या बुरी बात है। तो कहा मैं तो उतना अच्छी तरह से नहीं जानते हो, तुम जानते हो अच्छी तरह से, मनवाओ। मैं गया, 1-2 दिन में मनवाया और उन्होंने प्रचार किया। उसको डिटेल के लिए बुक पढ़ना पड़ेगी। कुछ महीने के बाद हम हार गए, 98 का इलेक्शन बुरी तरह हार गए। हमने सोचा कि भाई अब लीडर, उसका कारण भी था, हमारे बहुत सारे लीडर अध्यक्ष बनना चाहते थे। तो हमने सोचा ये अब सक्सेशन के लिए मुगलों की तरह जंग हो जाएगी, तो नए के लिए इस जंग को रोकने के लिए कहा कि भाई सोनिया गांधी को लाओ। तो जो उनको 2 मनाने गए थे उन्होंने कहा जी ये मान नहीं रही। तो मैं क्यों नहीं मान रही? कहा ये कहती 6 महीने का टाइम दे दो। तो मैंने कहा अच्छा मैं अभी निर्णय लेता हूं। तो मैंने मैडम से पूछा
कि आप आना चाहते हैं? कहा नहीं, मुझे 6 महीने का दे दो। मैंने कहा मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, उसका जवाब दीजिए। आप राजनीति में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते? उसने कहा, सोनिया गांधी ने कहा हाँ आना चाहती हूँ, लेकिन 6 महीने के बाद। मैंने आई एम सॉरी, राजनीति होती है नाउ और नेवर। हमको आज प्रेसिडेंट की जरूरत है, हमारे इस वक्त वैक्यूम है, उस वैक्यूम को फिल करने लिए हमारे यहाँ लड़ाई है। हमने आज तो चुनना है प्रेसिडेंट, हम बगैर प्रेसिडेंट 6 महीने तो नहीं रह सकते। तो या आप आज प्रेसिडेंट बनेंगी या कभी भी नहीं बनेगी। तो मिसेस गांधी ने एकदम कहा कि आज चलो बन जाओगी, तो बन गई, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। मैं पछता नहीं लेकिन रहा। आप ये नहीं बता रहे कि सोनिया जी को बनाने के लिए सीताराम केसरी को कमरे में बंद कर दिया, नहीं वो सब बाद में बकवास। उनको घसीट के बाहर निकाला। ना सब बकवास, दैट इज ऑल बकवास, दैट इज नॉनसेंस। वो सब बकवास। वो घर चले गए थे, अपने घर चले गए, साथ में वर्किंग कमेटी के 2 लोग गए थे। आपने किताब में जिक्र किया है बेल्लारी का, जहां से आप ले गए थे सोनिया जी को चुनाव लड़वाने के लिए। हाँ वो ठीक है, उसका मैंने जिक्र किया, अभी मैंने किया कि उसको मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उसने वो वहाँ से लड़ी रही थी रायबरेली से। तो मैंने सोनिया जी को कहा कि आप रायबरेली से तो आपका फैमिली सीट है, कोई क्रेडिट जाए, आप कर्नाटक से साउथ से जीत के आओ, तो एक साउथ में कांग्रेस की मैंने हमेशा जो किया वो कांग्रेस के हित में किया। जब जीत गई तो कांग्रेस के हित में सोनिया गांधी को मैंने कहा कि भाई इंदिरा जी ने भी एक गलती की थी, अब आप गलती नहीं करना कि साउथ से तुम रिजाइन करोगे और यहाँ फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पकड़ोगे। आप कर्नाटक रखो अपने पास और रायबरेली में प्रियंका को लगाओ, क्योंकि प्रियंका आपकी इलेक्शन इंचार्ज रही है, उसको जानकारी है। लेकिन दूसरे तीसरे दिन देखा कि उन्होंने उसको नहीं दिया और किसी को दिया। उन्होंने बेल्लारी उन्होंने रिजाइन कर दिया था। हाँ बेल्लारी से। तो एक तरफ केरला है लेकिन एक तरफ प्रियंका गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में आने में इतनी देर क्यों लगी? अब वो फैमिली का मामला है, वो भी अलग मामला है, मैंने बुक में नहीं लिखा है कि वो फैमिली का ही फैसला था कि बेटी को नहीं लाना है, सिर्फ बेटे को ही लाना है। लेकिन बाद में आई वो, लेकिन पीछे चलती हाँ है। फिर वो जरा लगता है किश्ती चल नहीं रही एक से, तो चलो 2 चलाएं। लेकिन प्रियंका की खुद की हमेशा इच्छा थी सियासत में आने की, हाँ बिल्कुल थी, और राहुल की नहीं थी। क्योंकि मैंने MP बनने से पहले मुझे कुछ पता नहीं उनके बारे में। क्योंकि प्रियंका की इतनी है कि जब राजीव जी और मैं, जब राजीव जी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे, मैं जनरल सेक्रेटरी था, तो कभी कभी हमारे 2 बज जाते थे डिनर के बगैर। तो वो अंदर जाते थे और वहाँ से कुछ जो खाना है बचाता वो टेबल में ले आते थे। तो मैंने कहा वहाँ सोए होंगे, तो वो कहता था नहीं लड़की अभी इंतजार करती है। तो उसका मतलब है कि तब के ज़माने से वो देखती थी कि इसमें बड़ा मेहनत वाला काम है 2-2 बजे तक। तो और वो आती जाती थी कभी देखने भी कि ये इतने देर तक काम कर रहे हैं, तो एक एप्टीट्यूड मैंने उसमें देखा था। अब सुनते हैं कि क्योंकि सोनिया जी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता तो रायबरेली नहीं लड़ेंगी और प्रियंका वहाँ से लड़ें। अब उनके घर का मामला है, उसमें हमें कुछ कहना नहीं। आप तो घर को जानते हैं अच्छी तरह से। देखो हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, अभी हम घर की बात नहीं, घर की बात हम कभी उनकी नहीं करेंगे। सर, घर के उनके एक और मेंबर हैं रॉबर्ट वाड्रा। मैं उसमें बात नहीं करूँ। नहीं, उन्होंने ये कहा कि वो राजनीति में आना चाहते हैं। हाँ ये तो सब उन्होंने कहा मैंने पब्लिक लाइफ में इतना काम किया है कि मैं आऊँगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करूँगा। देखो लाखों लोग राजनीति में, लाखों लोग हमारे इलेक्टेड ही कितने लाखों, हमारे पंचायत राज में तो 10 लाख या 30 लाख लोग हैं, 10 लाख तो लेडीज ही है। तो लाखों लोग, ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MLA हजारों लोग हैं, वो भी नहीं, पॉलिटिक्स। जब परिवार के लोग आते हैं तो बड़ी जिम्मेदारी संभालते हैं ना, तो वो नहीं लगता आपको कि संभाल सकते हैं कांग्रेस पार्टी को? अब जो हैं उतने पहले संभाल लें। आपके हिसाब से कौन हो सकता था जो लीड कर सकता था, पार्टी को आगे ले जा सकता था? अब ये लड़ाई तो 6-7 साल से चल रही है।
राहुल गांधी जी को हमने इलेक्ट किया, सोनिया जी चाहती थी, उन्होंने उसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया, उसके बाद सबने प्रेसिडेंट बनाया, हमने भी उसके सपोर्टर थे प्रेसिडेंट बनाने में, लेकिन आधे रास्ते से रिजाइन कर दिया। और आधे रास्ते में रिजाइन किस पे किया मैं कहूंगा नहीं, वो मुझे अच्छा नहीं लगता कहना। राहुल गांधी बाहर जाकर हमारे देश की छवि खराब कर रहे हैं, आपको क्या लगता है वो कैसे ये सब संभाल पाएंगे? देखिए, जब हम जूनियर मिनिस्टर बने थे 31-32 साल की उम्र में, तो हमें यही बताया गया था कि जब विदेश जाओ तो ना अपने देश के बारे में कोई बुरी चीज़ कहना, न देशवासियों के बारे में बुरी कहना, और न सरकार के बारे में कोई बात करना, क्योंकि विदेश में आपके दोस्त देश भी हैं, दुश्मन दोस्त भी हैं, वो फिर आपसे बात निकालना शुरू करेंगे और आपको कोट करेंगे कि भाई हिंदुस्तानी आया था, ये बोल रहा था हिंदुस्तान के बारे में, वहाँ की सभ्यता के बारे में, वहाँ कल्चर के बारे में, वहाँ के कास्टिज़म के बारे में, वहाँ के कम्युनलिज्म के बारे में। तो ये हमारी अंदरूनी चीज़ें हैं, हमको खुद ठीक करनी है, विदेश को, दुनिया को इसमें नहीं इन्वॉल्व करना है। जैसे आपकी ट्रेनिंग हुई, आपको किसी ने बताया कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, विदेश में क्या कहना है, कैसा व्यवहार करना है, तो इनको किसी ने नहीं सिखाया? जब माइंड सेट बनता है कि मुझे सब कुछ मालूम है पूरी दुनिया के बारे में, तो उसका इलाज क्या है? ये तो वो कहते हैं कि मोदी जी को कुछ नहीं मालूम, मुझे सब मालूम है, और इसलिए मोदी जी मुझसे डरते हैं। अब ये वो दोनों जाने कौन किससे डरता है। एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में गुलाम नबी आज़ाद पर इल्ज़ामात और सवालात का एक और। मैंने अपने बुक में लिखा है कि वो जो सुषमा जी ने कहा कि वो अपने बाल साफ करवा के, मुंडन करा के पूरे देश में घूमेंगी, तो मेरे ख्याल में उससे फैमिली डर गई। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं गुलाम नबी आज़ाद। आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद पर इल्जाम है कि ये लोगों को गुमराह करते हैं। आज़ाद साहब, अपनी किताब में आपने लिखा है कि एक समय ऐसा था कि आप कांग्रेस प्रेसिडेंट बन सकते थे, आप सीनियर थे, अनुभवी थे, बनते बनते रह गए क्योंकि आप मुसलमान थे, माइनॉरिटी से थे। ये नहीं कहें कि संदर्भ में मैंने हिस्ट्री की बात लिखी कि उस वक़्त तकरीबन 60 या 65 साल 47 से पहले कांग्रेस रही। उन 60-65 सालों में 12 या 13 माइनॉरिटीज़ के अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय कांग्रेस के, लेकिन 75 साल में एक भी नहीं रहा। और जिसको चाहो बना सकते थे। क्यों नहीं बनाया? लेकिन मैंने तो वही बताया ना, खाली सेकुलरिज्म कहने से कुछ नहीं होता, उस पर एक्ट भी तो करना है। तो जैसे आप माइनॉरिटी का होने की वजह से बनते बनते रह गए, सोनिया गांधी भी प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई। क्या इसलिए वो माइनॉरिटी की थी इसलिए, या फॉरेनर थी इसलिए? नहीं, खैर वो तो माइनॉरिटी ना समझती हैं अपने आप को, और ना कोई समझता हो, क्योंकि मेजॉरिटी से शादी की है। लेकिन उसका माइनॉरिटी मेजॉरिटी से, और उनको माइनॉरिटी लिया भी नहीं किसी ने, मेजॉरिटी ही लिया, और वो मेजॉरिटी का प्रैक्टिस भी करती हैं, हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करती है। लेकिन उनका फैमिली का कुछ प्रॉब्लम था कि उसमें विवाद। मैंने अपने बुक में लिखा है कि वो जो सुषमा जी ने कहा कि वो अपने बाल साफ करवा के, मुंडन करा के पूरे देश में घूमेंगी, तो मेरे ख्याल में उससे फैमिली डर गई कि भाई एक नया विवाद खड़ा हो जाए। मुश्किल से तो हुकूमत में आए हैं, तो बेहतर है। लेकिन कभी आपकी बात नहीं हुई इस बारे में? नहीं, मालूम है, और फैमिली की चीज़ें, कई चीज़ें मैंने कहा कि मैं फैमिली पर नहीं आना चाहता हूँ, और अच्छी बात नहीं मेरे लिए। नहीं, उस समय देखिए, मैं क्यों कह रहा हूँ आपने गुमराह किया। आपने एलडीएफ को, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को, इन सब नेताओं से आप मिले थे। आपने उनसे कह दिया था कि सोनिया जी प्रधानमंत्री बनने वाली हैं।
हाँ, लेकिन हमारी 3-4 ही लोग उस वक्त हम थे, मिसेस गांधी थे, अहमद भाई थे और परनबदा थे इस कंसल्टेशन में। तो जब उन्होंने डिसाइड किया तो मैं मीटिंग से उठ के चला गया और शाम को दूसरी मीटिंग में मैं गया नहीं मीटिंग में। तो हमने अपना विरोध, लेकिन उन्होंने कहा हमारी कुछ फैमिली मजबूरियां हैं, वो बताई और मैं चुप बैठ गया। ठीक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्यों चुना? शरीफ आदमी थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान थे, बहुत अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे, हम बहुत कुलीग रहे। मनमोहन सिंह जी 5 साल फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन टूरिज्म मिनिस्टर था, हमारी बहुत अच्छी बनती थी और ईमानदार, बहुत ईमानदार। आपने कभी नहीं सोचा कि प्रणब मुखर्जी अगर प्राइम मिनिस्टर बनते तो बेहतर देश को चला सकते थे? वो भी एक, अब इतनी तो चॉइस आपको दे दी, जिसको हमने चुन लिया था तो अपने उनकी कंपैटिबिलिटी तो होनी चाहिए थी, उनको किससे ज़्यादा बन सकती थी। और एक छवि बनी थी मनमोहन सिंह जी एज फाइनेंस मिनिस्टर कि भाई जो कुछ भी उपलब्धि हुई, चाहे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव था, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर पर लोगों को विश्वास था क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे, दुनिया के जाने माने इकोनॉमिस्ट थे। लेकिन उस समय ये बात बहुत पब्लिसाइज की गई कि मनमोहन सिंह को इसलिए बनाया गया कि वो माइनॉरिटी से आते हैं। रियल माइनॉरिटी तो कुछ सिख है नहीं, रियल माइनॉरिटी तो आपको मालूम है कौन है। एक एंटनी जैसे नेता कहते हैं वी नीड हिंदूज, हमें हिंदुओं की जरूरत है। अब वो स्पाइनलेस आदमी है बेचारे। जैसे कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी सिर्फ हिंदू नहीं हैं, जनेऊधारी हिंदू हैं। और फिर भी प्रो मोदी हम हैं, वो नहीं है। लेकिन चुनाव में आजकल हिंदू की जरूरत पड़ रही है। ये चुनाव ही तो सबसे बड़ी मुसीबत। जनता में से सवाल, जिस तरह से कांग्रेस चल रही है, क्या 2024 में बीजेपी को चुनौती दे पाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं कह सकता हूं लेकिन कहूंगा नहीं। कांग्रेस में इतने छोटे लोग आ गए हैं आज कि हर चीज को वो सच्चा सुनना नहीं वो चाहते। आपको मीर जाफर कहते हैं। है ना, मीर जाफर तो ये लोग हैं जो कांग्रेस में बैठकर कांग्रेस को डुबा रहे हैं। हम बैठकर भी बाहर, हम बाहर अपोजिशन में रहकर भी कहते हैं कि कांग्रेस सरवाइव करनी चाहिए। डेमोक्रेसी के हित में है, कांग्रेस वालियों के हित में। कांग्रेस वाले डिजर्व नहीं करते, लेकिन जमहूरियत के हित में है एक और नेशनल पार्टी होनी चाहिए। 2 नेशनल पार्टियां वो होंगी। तो कह रहे हैं कि जमहूरियत है ही नहीं, लोकतंत्र खत्म हो गया, मोदी जी ने खत्म कर दिया, सबका गला घोट दिया। तो उसके लिए ये उनकी मदद कर रहे हैं। अगर मोदी जी ने, ये तो मोदी जी की मदद कर रहे हैं 24 घंटे। मोदी जी अगर 24 घंटे सत्ता में रहने के लिए हैं, कांग्रेस लीडरशिप 48 घंटे काम कर रही है उनको सत्ता में रहने के लिए। तो उनका सवाल रह गया कि 2024 में आपको क्या लगता है क्या नहीं, होगा? मैं अगर कहूंगा कि ये हार रहे हैं वो जोते हैं, अगर मैं कहूंगा बीजेपी जीत रहेंगे, कहते बीजेपी वाले हैं। मैं कहूंगा कांग्रेस आगे बढ़ रही, कहेगी ये कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, लेकिन आप जनता को तो बता सकते हैं, चुपचाप बता आपको दीजिए, जनता कोई सुन पार्टी, नहीं रहा है। आपको भी मालूम है, आपको भी मालूम है क्या होना है, मुझको भी मालूम है क्या, इनको भी मालूम है क्या होने वाला। तो एक ब्रेक के रुकते हैं और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर दिनेश त्रिवेदी का फैसला। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमने मुकदमा चलाया देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक, सबसे सीनियर गुलाम नबी आज़ाद पर। हमने उनसे पूछा कांग्रेस पार्टी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, उनके 50 वर्षों के राजनीति के अलग अलग तरह के उतार चढ़ाव के बारे में। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर दिनेश त्रिवेदी के फैसले का। देखिए, ये आपकी अदालत है। आपकी अदालत मतलब जनता की अदालत। और ये भी सही है कि खरा सोना वही होता है जो तप के उभर आता है, और जो थोड़ी बहुत तपन
गुलाम नबी आज़ाद की बाकी रह गई थी, वो होनहार वकील रजत शर्मा जी ने अपने कठिन से कठिन सवाल पूछकर वो भी आज पूरी कर दी। अब सवाल ये था पहले कि बेवफा, तो याद आ गया जो कहते हैं बेवफा वो जानते नहीं वफा क्या है। मुझे आज भी वो मंजर याद आता है जब मैं भी राज्यसभा में था। एक देश के नेता हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और दूसरे विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद जी, भावुकता का सवाल आया। तो आज मैं ये भी अदालत को कहना चाहूँगा कि वो मंजर ऐसा था कि हम सब भावुक हो गए थे। एक पर्टिकुलर पार्टी की बात हम नहीं करेंगे, वो भावुक हुए थे कि नहीं पता नहीं, मगर हम सब बहुत भावुक हुए थे क्योंकि भावुकता थी देश के बारे में। तो कहते हैं ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो दोनों का सुर बना तो हिंदुस्तान का सुर बना। आपने आखिर में कहा कि आप यदि पॉलिटिशियन नहीं होते तो आप माली होते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी आप माली है और ये हिंदुस्तान एक बड़ा चमन है। इस चमन को आप अच्छी तरह सींचे और हमारी इस अदालत की शुभकामनाएं आपके साथ है और ये चमन हंसे फूले और आगे बढ़े, मजबूत रहे। इस उम्मीद के साथ, यकीन के साथ कि गुलाम नबी आज़ाद इसी तरह से जनता की सेवा करते रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम इसी तरह करते रहेंगे। आज का मुकदमा यहीं ख़त्म करते हैं। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।